वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय रितु सिंह। हम कर रहे हैं +2 क्लास की अकाउंटेंसी का सिलेबस, जिसमें हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में हम आज चैप्टर 3 पे आ गए हैं। हमने इससे पहले कर लिया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंडर दिया गया है। फिर हमने एनालाइज क्यों करते हैं ये किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने आप तो कोई हमें रिजल्ट देती नहीं, उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है, फिर उनसे कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। ओके, इसलिए उनको एनालाइज करते होते हैं डिसीजन लेने के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए। ओके, टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस तो करेंगे, हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी जान ली, लिमिटेशंस भी जान ली। अब कैसे करेंगे, कौन कौन सी टूल टेक्निक हम यूज़ करेंगे, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। अब देखिए, जो हमारा CBSE है ना, उसने दिया हुआ है हमें कि इन चीज़ों का बस कैलकुलेशन आएगा आपको, और कोई चीज़ का कैलकुलेशन नहीं आएगा। आपको फॉर्मेट में सारी चीज़ें याद करनी है। आप वो याद नहीं करेंगे तो आपके आगे वाले चैप्टर में बहुत आपको दिक्कत आएगी। इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपका बेस है, जो सारे चैप्टर हैं स्टेटमेंट्स की। ओके, अब हमने किया, जो फर्स्ट हेड था इक्विटी और लाइबिलिटी का, उसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वांट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन। एसेट्स में क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट किस में आती हैं, शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे ना ये। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर नॉन करंट assets for example unamortized expenses, bank deposit with more than 12 month। क्या है ये, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको बस याद करना है कि ये कौन सी एसेट किस हेड में आएंगी। इनका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम आगे बनाएंगे उसमें भी इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। टूल क्या है, टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ एसेट्स। क्या क्या होता है, एसेट्स की फिगर होती है, लाइबिलिटी की होती है, रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट और लॉस क्या है, ये सब कुछ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता चलता व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म, लिक्विडिटी ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल साउंडनेस और अनसाउंडनेस ऑफ कंपनी। इसे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए फर्दर टूल लिए हुए हैं। दीज आर दी टूल एंड डिवाइस फॉर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से हैं, देखिए, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जो फर्स्ट टूल है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर 3 है। लेकिन टूल कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको चैप्टर फर्स्ट आता है, आपको पता है बैलेंस शीट में कौन कौन से हेड्स हैं, सब हेड हैं, और जो हमने उनका वो करवा रखा है ना, जैसे और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 के अंडर है, उसमें कैसे हमने रिवेन्यू निकालना है, कैसे हमने इन्वेंट्री निकालनी है, कैसे एक्सपेंसेस होंगे, ये सब कुछ अगर आपने अच्छे से चैप्टर फर्स्ट में समझ लिया है तो आपके लिए इतना मुश्किल कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट ये तो आप चुटकियों में कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट करेंगे हम आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नाम ही से पता चल रहा है कि कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन किस में होगा, कि जो पहले क्या काम किया है और अब क्या काम हुआ है, उसका आपस में कंपैरिजन करवा के इंक्रीज और डिक्रीज लेवल निकाल देंगे। देखिए, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, सो इट इज़ एसेंशियल टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। जो पास्ट के बेस पर हम देखेंगे कि हमने प्रेजेंट में अच्छा काम किया है या नहीं किया है, ये किससे करेंगे, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। टाइप इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म पीरियड होता है, फर्म में ही 1 साल 2 साल का टाइप है इसके, कि इंट्रा फर्म में क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसका, 2 और मोर ईयर ऑफ सेम फर्म के 2 और मोर ईयर।
पीरियड आ गया तो ईयर्स में उसी फर्म के, और इंट्रा पीरियड कंपैरिजन हो गया। अब क्या है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर फर्म आर कंपेयर्ड, जब फर्म होती है ना, ये तो उसी फर्म का है, पिछले सालों के साथ कर रही हैं, पिछले पीरियड्स में जो फर्म ने प्रॉफिट लॉस कमाए हैं, उनका रिवेन्यू क्या हुआ है, उसके एसेट्स कितनी, लायबिलिटी कितनी थी, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंट्रा पीरियड कंपैरिजन। अगर एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ करेंगे तो वो इंट्रा फर्म, ये इंट्रा फर्म आ जाएगा, ये और इंट्रा पीरियड, एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन इंट्रा फर्म, और इंट्रा पीरियड जब एक ही फर्म का एक साल 2 साल 3 साल का कंपैरिजन करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होएगी, कुछ ना कुछ हमारे काम आएगा, तभी हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो क्या है, टू मेक द डाटा सिंपलियर एंड मोर अंडरस्टेबल। अब कंपैरिजन करके हम देखेंगे इतना परसेंटेज में हमें प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इतना डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे, डाटा सिंपल हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू इंडिकेट द ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये हमें इससे पता चल जाएगा। टू इंडिकेट दी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट ऑफ कंसर्न, अब हमें पता चल जाएगा कहाँ हमें लॉस हो रहे हैं, कहाँ हमें वर्क करने की ज़रूरत है, और कहाँ हमें प्रॉफिट हो रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं तो उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, इससे पता चल जाएगा। टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस, क्या करते हैं, फर्म की जो परफॉर्मेंस है, जो इंडस्ट्री की एवरेज परफॉर्मेंस है, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग, हम वेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमारी क्या शॉर्ट कमिंग है जिनसे हमें नहीं कर पा रहे। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, अब क्यों करते हैं कंपैरेटिव स्टडी, पीछे वाले के आगे वाले के क्यों, जब हो गया, जब प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें भविष्य में भी निर्णय लेने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है, बजट तैयार करना होता है, फाइनेंस के सोर्स ढूंढने होते हैं, फाइनेंस अवेलेबल करवाना होता है, प्रोडक्ट की लाइन को इंक्रीज़ करना होता है, किसी प्रोडक्ट को बंद करना होता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसमें हम पहले फोरकास्ट करके नहीं चलेंगे तो बिल्कुल ही अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा कि भाई फर्म चले जा रही है बिना कोई पॉलिसी गाइडलाइंस के, ऐसा नहीं हो सकता, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हम एक अनुमान सा लगा के चल रहे इतने खर्चे हम करेंगे, ऐसे करेंगे, एक हम क्या है फ्रेमवर्क बनाकर चलते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निक कौन कौन सी हैं, टेक्निक्स में क्या होगा, टू शो द डाटा इन रुपीज़ एंड अमाउंट ओनली, क्या करेंगे, रुपीज़ और अमाउंट में डाटा शो कर देंगे। कैसे, जैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन, रिवेन्यू है ऑपरेशन से कितने का हुआ है, 2 लाख में हुआ है, 2 लाख हुआ है 2016 में और 17 में, तो ये सीधा हमने 2,50,000 हुआ है 16 में, तो ये क्या है, हमने सीधा रुपीज़ में लिख दिया। तो एक टेक्निक ये होगी, सीधा रुपीज़ में डाटा लिख देते हैं। टू शो इंक्रीज एंड डिक्रीज डाटा इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, उनकी जो मनी वैल्यू है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज डाटा लिख दें। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ 2016 फ्रॉम ऑपरेशन इन 2017, कितना इंक्रीज हो रहा है, जो 50,000, तो 2016 से डाटा इंक्रीज हो रहा है, 16 से इंक्रीज है, इंक्रीजिंग ट्रेंड 2017 में 50,000 रुपीज़ से हो रहा है। ओके, टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अब परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन, अब इसी का परसेंटेज निकाल दो, क्या आएगा परसेंटेज, 25% से इंक्रीज़ हो रहा है, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। 2016 से कितना प्रॉफिट ज़्यादा 2017 में, इसको बेस ईयर 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, तो 25, तो डाटा हम किस में प्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज में। कंपैरिजन एक्सप्रेस इन रेशियोज़ में प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाँ रेशियो में प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको 2,50,000 को रेशियो में निकालने के लिए 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी रेशियो आ गई 1:1.25। यूज़ ऑफ कम्युलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस, अब एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, हम पिछले साल का एवरेज फ्रॉम ऑपरेशन, कितने सालों का प्रॉफिट ले रहे हैं, ऐसे करके एवरेज निकाल लेंगे और उससे कंपैरिजन कर लेंगे। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सेम हमने किया है,
आपको अगर स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो आप आगे के चैप्टर मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो पहले आप फॉर्मेट याद कीजिए, फॉर्मेट याद करने पर कुछ नहीं दिक्कत है, आपको फटाफट से हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये हमारी बैलेंस शीट में था स्टेटमेंट वाली में। ओके, शेड्यूल 3 के अंडर। अब क्या है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और इसमें क्या कर देंगे, चेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज में, और चेंज इन परसेंटेज में। हमने किया है ना, रेशो में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं रुपए पैसे में। ओके, ये जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, एक तो इंक्रीज डिक्रीज में निकाल रहे हैं और एक परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो ये ए बी, और इंक्रीज डिक्रीज क्या निकलेगा, बी में से जो करंट ईयर है उसमें से ए लेस हो जाएगा प्रीवियस ईयर, तो जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो, और क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। अब सी को ए से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो डी आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी था, शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट एसेट्स जो मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया था वो आपको छोड़ देनी है, वो आपको आएंगे ही नहीं। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेंड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो हम एक साल के अंदर अंदर जो हमारी लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए प्रोविज़न बनाते हैं। अब एसेट साइड क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स का फर्स्ट साइड है नॉन करंट एसेट्स, उसमें ए है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में क्या है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, इनटेंजिबल जिन्हें छू नहीं सकते, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट्स। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, जो मोर देन मतलब सालों के लिए की जाती हैं, मोर देन मतलब एक साल से तो ज़्यादा के लिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो लोन एक साल से ज़्यादा के लिए दिए जाते हैं, और एडवांस जो एक साल से ज़्यादा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स अब जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो करंट एसेट कहलाती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये आ गया, इनका टोटल आ गया। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है, ये देखिए शेयर कैपिटल दी हुई 10 लाख की 2016 में, सॉरी 2016, तो हमें 10 लाख की दी हुई है, ये 5 लाख की दी हुई है 16 में, ये 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हैं, और 16 में 3 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी दी हुई है, 8 लाख की 17 में, और करंट ईयर में 8 लाख की, प्रीवियस ईयर में 5 लाख की, और क्या दी हुई है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 4 लाख के, और ऐसे ही 2016 में है 2 लाख के। तो ये टोटल कर लिया हमने। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का कितना आ गया, 24 लाख, और ये 15 लाख। ऐसे ही एसेट्स दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, टेंजिबल एसेट्स 14 लाख, 8 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स 3 लाख, 2 लाख। ये कुछ ये दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ। ऐसे नहीं है कि किसी क्वेश्चन में कुछ आपको हेड्स की अमाउंट दी होगी, किसी में कुछ की दी होगी, तो ये इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो इसलिए आप कभी आपको समझ ना आए इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इन्वेंट्री दी हुई है 5 लाख की और 4 लाख की रिस्पेक्टिवली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख और 1 लाख। अब इनका परसेंटेज निकाल देंगे, क्या करेंगे, जो करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर को लेस कर देंगे। अब यहाँ क्या आ गया, 5 लाख, ये हमारा सी आ गया है। क्या किया हमने, करंट ईयर हमारा ए था, ए में से बी को लेस कर दिया और हमारा सी आ गया। ये 5 लाख यहाँ क्या आ गया, वन लाख आ गया, लेकिन माइनस में आ रहा है तो हम ब्रैकेट्स में डालते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है हमारी,
इंक्रीज ही हो रही हैं 3 लाख से, ओके, और ये 2 लाख से इंक्रीज हो रही हैं। अब इनका परसेंटेज निकाल देते हैं एक बार हम, देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगा। 50 लाख, 50 लाख को क्या करेंगे हम, 5 लाख को क्या करेंगे हम, जो हमारा 5 लाख आया है उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया, 50 लाख से 5 लाख से 5 लाख कट गया तो 100 आ गया, तो 100% हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा है। ये कितना हुआ है, तो ऐसे ही कर लेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो ऐसे आ जाएगा ये 33.33, ओके। कैसे निकाला है ये एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, देखिए जो 1 लाख तो हमारा रिजर्व घट रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट्स में उसको लिखा हुआ था, माइनस की फिगर ब्रैकेट्स में लिखती होती है, और 3 लाख जो हमने बेस ईयर माना है, देखो 2016 उसकी वैल्यू को और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा, 33.33%। ऐसे ही हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 2016 को हम डिवाइड में रखते हुए, ये क्या है 3 लाख के 5 लाख रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, ये बताइए 60%। ये ऐसे ही ये 100% हो रहा है, 100%। अब ऐसे ही हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का निकालेंगे। 40 लाख है, 8 लाख कितना बढ़ गया, 6 लाख से इंक्रीज हो गया, ये 3 लाख 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो 1 लाख से ये भी इंक्रीज हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स भी। और इन्वेंट्री क्या हुआ, 4 लाख से 1 लाख 5 लाख हो गया, 1 लाख यहाँ बढ़ गया है, और 1 लाख से 2 लाख 1 लाख यहाँ बढ़ गया है, तो ये कितना कितना परसेंटेज हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे, ये 6 लाख को डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमारा बेस ईयर 2006 करंट ईयर नहीं लेना, प्रीवियस ईयर को डिवाइड में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 75%। ऐसे ही इसको कर लेंगे, ये 50% आ जाएगा। 1 लाख 4 लाख का 1 लाख कितना आता है, ये आ गया 25%, और ऐसे ये आ गया 100%। कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 1 लाख की थी सीधी 2 लाख हो गई, सीधा ही पता चल रहा है 100% इंक्रीज़ हो रहा है। 4 लाख की थी 5 लाख हो गई, तो 25% इंक्रीज़ हो रहा है। 2 लाख की थी इंटेंजिबल एसेट, अब 3 लाख की हो गई हैं। गुडविल कॉपीराइट कैसे भी बढ़ा है हमारा, 50% बढ़ रहा है सीधा, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। और ये हमारे अब टोटल का निकाल लेंगे, ये 60% हो रहा है, 9 लाख 15 लाख, ओके। अब देखिए जो 9 लाख है उसको करें 15 लाख से मल्टीप्लाई बाय 100, बीस दिया 60, ओके। ऐसे आपको करना है, जो प्रीवियस ईयर है उसको डिवाइड बाय कर देंगे, जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ उस वैल्यू के, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। आपको ए बी सी में पजल भी नहीं होना, सीधा इसको याद रखना है। ऐसे हमारे सम निकलेंगे। कंपैरेटिव स्टडी हो गई है। अब हमें पता चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर 60% हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, ओके।
जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने बढ़े हैं, 100% बढ़े हैं। इन्वेंट्री 25% बढ़ी है। और इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट की वैल्यू कितनी, 50% बढ़ी है। और फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर कितना, 75% बढ़ गया है हमारा। ऐसी शेयर कैपिटल 100% बढ़ी है। और रिजर्व एंड सरप्लस 33.33%। ओके, और ये इन्वर्टेड कोमा में है, ये घटे हैं हमारे इतने। ओके, जो हमारी ब्रैकेट्स में वैल्यू होगी ना, ब्रैकेट्स में वैल्यू होगी वो माइनस में होती है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जब हम स्टेटमेंट बनवा रहे थे। ब्रैकेट्स में हम उस वैल्यू को लगते हैं जिसमें हमें लॉस हो रहा होता है। तो हमारे पहले तो रिजर्व कितने थे, 2 लाख के थे, 3 लाख के थे 2016 में। 17 में कितने हो गए, 2 लाख के हो गए। तो 1 लाख से घट गए, तो इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और जो अब घट गए हैं तो निकालेंगे करंट ईयर से बेसिए, जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उस वैल्यू को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो ये 33.3% घट रही हैं हमारी रिजर्व एंड सरप्लस। 60% बढ़ रही हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी, और 100% बढ़ रही हैं ट्रेड पेबल्स हमारे। ऐसे हमने सम कर लेने हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। क्या निकाला आज हमने, चेंज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज, चेंज इन परसेंटेज। ओके, हमें परसेंटेज और इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं हमारा क्लियर हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।